नमस्कार। आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं शरद द्विवेदी। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लगातार बैठकें हो रही हैं, मंथन हो रहा है, लेकिन मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि क्या मंथन से होगा सुधार, और वो भी लगातार। इन बैठकों से धुआंधार धारा प्रवाह, तमाम बड़े सवाल हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस निश्चित तौर पर अपनी कमजोरियों से दूर उठने के लिए संगठन को मजबूत करने में जुटी है। 23 और 24 के चुनाव में पार्टी को जो नाकामियां भी मिली हैं, उनसे पार्टी पर बहुत गहरा इम्पैक्ट आया है और वो नए सिरे से खड़े होने की कोशिश कर रही है। ये तमाम चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, कैसे करने की कोशिशें परवान चढ़ रही हैं और क्या ये हो पाएगा, इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए ये बेहद दिलचस्प रिपोर्ट। जून के अंत में 4 दिन चली समीक्षा। एक हफ्ते बाद फिर शुरू हुई अग्नि परीक्षा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद खामोश रही कांग्रेस शहर सरकार के इलेक्शन से पहले एक्टिव होती नजर आ रही है। पिछले महीने के अंत में 4 दिन चली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक के एक हफ्ते के बाद ही प्रदेश स्तर पर रणनीतियां बनना शुरू हो गई हैं। कांग्रेस का मिशन शहर सरकार। पिछली हार से उभरी कांग्रेस नए मिशन पर। चुनाव के बाद पहली बार प्रदेश संगठन की बड़ी बैठक। हार के साथ ही कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों के साथ मंथन। बैठक में कांग्रेस ने बनाया अगला प्लान। पार्टी में गुटबाजी पर भी गंभीर हुआ प्रदेश नेतृत्व। कार्य योजना और संगठन को मजबूती देने पर हुई चर्चा। कांग्रेस का मकसद अपने पिछले प्रदर्शन को भूलकर आने वाले दिनों के लिए तैयार रहना है। आने वाले निकाय चुनाव के लिए भी पार्टी खुद को रिचार्ज करने में लगी है। हम सरकार की विफलताओं को लेकर हम जनता तक उन मुद्दों को पहुंचाएं, इसके लिए हम लोग रणनीति के साथ हम लोग काम करने की आज रणनीति बनाएंगे। दूसरी चीज यह है कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी हमारी चर्चा होगी। कांग्रेस में मैराथन मंथन की गूंज सियासी गलियारों में जमकर सुनाई दे रही है, जिस पर बीजेपी का तंज सामने आया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कितनी भी बैठकें कर ले, उनका कुछ होने वाला नहीं है। अब वो कितना मजबूत करेंगे संगठन को वो बता पाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि हार का ठिकाना किसके ऊपर फोड़ा जाए, इसके लिए वो व्यक्ति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भीतर खाने कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में ये बात जग जाहिर भी हुई। लिहाजा विधानसभा की मानसून सत्र और आने वाले चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने पर फोकस है। लेकिन एकजुटता के लिए चल रहे मंथन से एकता का अमृत निकल पाएगा या नहीं, सूबे की सियासी फिजाओं में यही सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, तो कांग्रेस में बैठक लगातार, क्या मंथन से होगा सुधार? जो मेहमान है उनसे मुलाकात करिए। प्रकाश चंद्र होता सर हैं, वरिष्ठतम पत्रकारों में से हैं छत्तीसगढ़ के। आनंद आता है उनसे चर्चा करके। बहुत प्रणाम करता हूं सर। धनंजय सिंह ठाकुर साहब हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, मेरे पसंदीदा राजनेताओं में से हैं। और बिल्कुल इसी के मुकाबिल खड़े हैं श्रीचंद सुंदरानी सर, जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, वर्तमान भी हो सकते हैं, कभी भी राजनीति है तो उनको बहुत शुभकामनाएं वर्तमान होने की भी, और उससे भी आगे बढ़कर और चौके छक्के लगाने की। और धनंजय जी के लिए भी यही शुभकामनाएं। और पहली टिप्पणी के लिए मैं होता सर की तरफ चलूँगा। सर, अभी संयोग से हम मध्य प्रदेश में भी जब आज का मुद्दा में बात कर रहे थे तो एक शेर मेरे जहन में आया कि दर्द का हद से गुजर जाना दवा होता है। जब आप सब कुछ गंवा देते हैं तभी कुछ पाने की चाह एक दार्शनिक की तरह, एक फकीर की तरह आपके मन में आती है कि अब क्या गंवाऊंगा, सब कुछ लुटा तो दिया, अब क्या लुटाना है, अब तो पाने के लिए एक बार जद्दोजहद करते हैं। क्या छत्तीसगढ़ में वो आत्ममंथन के बाद कांग्रेस उस राह की तरफ है या आई वॉश दिख रहा है? अभी भी नहीं समझे हैं आप जी? अगर हेमंत कुमार की एक गाना है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ जी, तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में फिलहाल यही स्थिति में है।
देश में, उत्तर प्रदेश में जो कोई नहीं सोचा था, उसी तादाद पर जीत मिली। देश में कांग्रेस को वापस कर दिया। जो खून का संचार हुआ, हीमोग्लोबिन अचानक बढ़ गया है कांग्रेस का। लेकिन छत्तीसगढ़ में शायद ये थोड़ा अंदेशा कर नहीं पाए थे कि देश कुछ और सोच रही है, और छत्तीसगढ़ में पार्टी के कार्यकर्ता कुछ और सोच रहे थे। शायद इसीलिए वो हीमोग्लोबिन का, वो खून का संचार उसी हिसाब से नहीं हो पाया। लेकिन अभी ये वक्त गुजर गया है, मुझे लगता है कि हारे क्यों, इसको सोचने के बजाय जिस आक्रामकता के साथ राहुल गांधी लगातार आक्रमण कर रहे हैं सरकार पर, अगर उसी को लेकर अगर मंथन होता है, उसी के इर्द गिर्द अगर इनकी रणनीति बनती है, तो शायद उनका खून का संचार और ज्यादा होगा और कांग्रेस यहां पे वाइब्रेंट बन सकती है। जी द्विवेदी जी, बिल्कुल सही कहा सर, आपने एकदम ठीक बात कही। श्रीचंद सुंदरानी जी, मैं प्राचीन भारत में जब आक्रमणकर्ता भारत आते थे तो एक कमांडर थे जो विदेशी आक्रांता थे, नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, उनका कहना था कि जीत हम सभी चाहते हैं, लेकिन मैं कभी कभी चाहता हूं कि मेरी मजबूत सेना हारे, क्योंकि हार के संदेश बड़े विलक्षण होते हैं। जीत कई बार गाफिली की तरफ ले जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ ले जाती है, और ये रास्ता जिस तरह 40 साल सत्ता में रहने वाली कांग्रेस भी शायद कहीं रास्ते से भटकी और वहां पहुंची जहां उसके पास कुछ नहीं था। सावधान आपको भी रहना है, भले ही अभी आप इसको लेकर आश्वस्त हैं कि आपकी प्रतिद्वंदी कांग्रेस कई अंतर्विरोधों में उलझी है। जी सुंदरानी जी। नहीं, निश्चित रूप से राजनीतिक दल के होने के कारण सावधान तो हमेशा रहना चाहिए। परिस्थितियां कब बदल जाती है पता नहीं चलता। 71 सीट पे 6 महीना पहले कांग्रेस थी, आज 35 सीटों पे है, और भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पे थी, और आज भारतीय जनता पार्टी 54 सीटें के साथ बहुमत के साथ सरकार चला रही है। हमें कभी इस बात का घमंड नहीं होता। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे नेता निश्चित रूप से जमीन पे रहते हैं, क्योंकि हम लोगों को इस बात का एहसास होता है जनता जनार्दन की कसौटी पे हम खरे उतरें, यह हमारा प्रयास होता है। चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे आदरणीय विष्णुदेव साय जी हो, या हमने डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार को 15 साल देखा है। घमंड तो कांग्रेस के पास था, मदमस्त हाथी पे सवार तो कांग्रेस थी, जो 71 सीटों के बहुमत को बड़ा गुमान के साथ कहती थी। और जिस प्रकार इन्होंने नादिरशाही चली, भ्रष्टाचार का बोलबाला छत्तीसगढ़ में देखा गया। शरद जी, जिस प्रकार लूट मची थी सरकार के समय में, जनता को एक तरफा खारिज कर दिया कांग्रेस पार्टी को। अब चाहे कितनी भी बैठक कर ले, कितनी भी बड़ी बैठकें बुला लें, कुछ नहीं होना है, क्योंकि अब इनका जनाधार यहाँ पे समाप्त हो चुका। 5 साल जो सरकार का दिया था जनता ने, ये जनता की कसौटी पे खरे नहीं उतरे। एक लंबे समय तक वापस इनको 15-20 साल छत्तीसगढ़ में इंतजार करना होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी। शरद जी, चलिए ठाकुर साहब, दुष्यंत कुमार का एक बड़ा मौजूद शेर है, जो हालात कई बार बेबसी के बनते हैं। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। ये साबित करना होगा कांग्रेस को। जी देखिए द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी को एक ही चिंता है कि कांग्रेस कैसे मजबूत मत हो। यही हाल केंद्र में इनकी सरकार है। इस देश का तो मैं कहूँगा कि जिस विश्वास के साथ इस देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना गया, शपथ लेते हैं और उनका एक नारा होता है कांग्रेस मुक्त भारत। कभी वो नहीं कहते थे कि महंगाई मुक्त भारत हो, बेरोजगारी मुक्त भारत हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, लोगों के हाथ में रोजगार हो, समस्या मुक्त भारत हो। कभी बात आप नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी नेताओं के मुंह से नहीं सुने होंगे, क्योंकि इनको पता है ये जो सरकार में जो बैठे लोग हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो चाहे इनके केंद्र में हो, ये जनता के हित में काम नहीं कर सकते। इनके पास ना तो कोई प्लानिंग है, ना तो कोई इनके पास विजन है, सिवाय टेलीविजन है। टेलीविजन में बैठ की बातें करना है। छत्तीसगढ़ में 6 महीने में जो असहाय सरकार हो गई है, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था लड़खड़ा गई है, मनुष्यों पे तो चाकू चल ही रहे थे। अभी कल ही की खबर है कि गौ माता को भी चाकू मार दिया गया है। वही हाल केंद्र की इनकी सरकार है।
तो एक विपक्ष के बतौर कांग्रेस पार्टी जो जनता की आवाज उठा रही है, और 6 महीने में इनका जो पोल खोला जा रहा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, बेरोजगारी के मामले में हो, जो प्रदेश में कर्ज बढ़ गए हैं, जो लगातार भ्रष्टाचार चल रहे हैं, रेत खनन के काम में भाजपा नेताओं की संलिप्तता है, जो शराब के मामले सामने आ रहे हैं लगातार, जिस प्रकार से चावलों में घोटाला हो रहा है, तो एक कांग्रेस पार्टी इसको लगातार जनता के बीच में आवाज उठा रही है। चिंता तो इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष है। चाहे सत्ता में रहते तो हम जनता के लिए काम करते हैं, विपक्ष में रहते तब भी काम करते हैं, इसीलिए इनको चिंता होती है। इनको तो हमारी चिंता करने के बजाय नरेंद्र मोदी जी की चिंता करनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के नाम से इन्होंने जो गारंटी छत्तीसगढ़ में कहा है कि हम गारंटी को पूरा करेंगे, उस गारंटी की तो फजीहत कर दी है 6 महीने में इन्होंने। ना तो रोजगार दे पाए लोगों को। आज ही मैं 2 बड़े कार्यक्रम में गया था, एक जगह पे अतिथि शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया, दूसरी जगह क्रेडा से जो संबंधित जो कर्मचारी थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया। राजस्व पखवाड़ा इनका चल रहा है, पटवारी हड़ताल पर है, मतलब बिना दूल्हे के बारात की बात हो जाती है। तो चिंता इनको होगी। ये कह रहे हैं ना 15-20 साल, अरे आप 5 साल तो बड़ा मुश्किल से निकाल लीजिए। आज भी चुनाव होंगे ना, तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि स्वयं मुख्यमंत्री शाह जी भी अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। इतने जनता 6 महीने में हताश हो गई है। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन की विचारधारा पर चल रही है, संगठन को मजबूत करने पर काम कर रही है, क्योंकि हम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में संगठन नाम की चीज नहीं है, और इनको चिंता करना वाजिब है कि कांग्रेस मजबूत होगा तो भाजपा कमजोर होगा। जी होता सर, जब मैं एक कब जर्नलिस्ट के तौर पर 93-94 में पत्रकारिता में आया तो मैंने यही सुना, उस समय दोनों राज्य एक थे, कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रभाव अधिक है। और हम देखते भी थे विधानसभा चुनाव में जब मतगणना आरंभ होती थी तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पिछड़ती थी अनेक सीटों पर, लेकिन लीड उसकी छत्तीसगढ़ से आती थी। यानी आज भी ये फैक्ट तो है कि जब हमने देखा 18 में यहाँ यहाँ 2018 में जब बहुत नज़दीकी मुकाबला था कांग्रेस बीजेपी में, तो छत्तीसगढ़ में मैदान बीजेपी का साफ था, कांग्रेस बहुत ताकत से आई। क्या वजह आपको लगती है? वही नेताओं की प्रतिद्वंदिता, गुटबाजी, और अब क्या उस पर फोकस है? मैं फिर ये दोहरा रहा हूं सवाल लेकिन क्या आपको लगता है कि भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी, ताम्रध्वज साहू जी, इन सब ने कुछ सीखा? और वो मैं भूल गया बाबा साहब को। जी शरद जी, आपने सही बोले। 1998 में जब चुनाव हुआ दोबारा दिग्विजय सिंह का, तो दिग्विजय सिंह सभी लोग कह रहे थे कहां से जीत मिलेगी, लेकिन जीत बस्तर से आई। और वो जो मानसूनी हवा था वो वहां पे भी, बाद में जब 2 राज्य बने तब भी जीत बरकरार रही उनके पास। सभी लोगों को लगता था छत्तीसगढ़ एक अपने आप में राजनीतिक रूप से एक ऐसा विषय है जिस पे रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि देखिए चुनाव 24 साल हो गया प्रदेश को, कांग्रेस और बीजेपी का वोट डिफरेंस पहले 3 चुनाव में 3%, 2%, 0.75%, 1% से भी कम। उसके बाद अचानक कांग्रेस को भारी मत मिलता है, फिर लुढ़क जाते हैं। लेकिन वोट का परसेंटेज बीजेपी और कांग्रेस का 30% परफेक्ट रखते हैं। 30% कांग्रेस की भी है, 30% बीजेपी की भी है, और बीच में जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है वो खतरनाक है। आज अगर कांग्रेस आज और कल इस पे मंथन करना चाहती है तो बीजेपी भी कल से मंथन करना चाहती है। वो भी इस बात को समझना चाहते हैं, भाई जनता जो साथ दिए हैं क्यों दे रहे हैं, और एक सीट अगर हमको नहीं मिली वो भी क्यों नहीं मिली, और दूसरा कांकेर में हारते हारते जीत गई है बीजेपी। ये सारी बातों को सामने रख के एक दूसरा बात भी हम देखें, ये बीजेपी की बात हुई। कांग्रेस में अगर देखेंगे हम कुछ भी सीखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो लोग पिछले चुनाव में सारे नीति निर्धारण करते थे या रणनीति बनाते थे, आज भी वही लोग बैठे हैं। तो खुद के बारे में कौन समीक्षा करेगा? कोई थोड़ी कहेगा कि मेरे कारण, मेरे घमंड के कारण, मेरे गर्व के कारण हम हार गए, कोई नहीं कहेगा। सवाल उठता है क्या पीसीसी अध्यक्ष, जिस तरह से एक सुगबुगाहट सुनाई दे रही है, जल्दी छत्तीसगढ़ को शायद एक पीसीसी अध्यक्ष मिल सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है जो बड़े 2 पावर सेंटर हैं आज के डेट में, एक तरफ भूपेश बघेल है और दूसरे तरफ चरणदास महंत हैं, ये दोनों पावर सेंटर को बैलेंस कर पाएगा या काउंटर कर पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा तो फिर ये जितने समीक्षा की बात करें या संगठन को मजबूती की बात करें, आपस में मजबूत हो पहले हो जाए, फिर हम आगे की बात करेंगे। जी सर। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। और मुझे याद है 2003 का वो इलेक्शन जिसमें उमा भारती जी का इमरजेंस हुआ था,
और उस समय मैं नाम नहीं लूँगा, कांग्रेस के संगठन के एक बड़े पदाधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकार जाते थे और उनसे सवाल करते थे तो वो जवाब देने के बजाय ये कहते थे, क्या सवाल किया है आपने, वाह 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 वाह। और एक पत्रकार ने एक बार नाराज होकर कह दिया, हमने सवाल पूछा है, शेर नहीं पढ़ा है जिस पर आप दाद पे दाद दिए जाते हैं। संगठन के ओहदेदार कांग्रेस में जब तक अलंबरदारों की पसंद रहेंगे, बीजेपी संगठन के अपने पदाधिकारी बहुत बहुत शांति से और मजबूती से चुनती है। कई बार वो चाहती भी है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में एक समन्वय ऐसा ना हो कि पार्टी एक ही रास्ते पर चले। सुंदरानी जी, ये आपकी ताकत है जो शायद कांग्रेस की ताकत नहीं है, लेकिन ताकत के साथ छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां बीते ही चुनाव में कांग्रेस ने थंपिंग मेजॉरिटी से सरकार, यानी इस चुनाव के पहले के चुनाव में बनाई थी। तो सावधान तो रहना ही है आपको, कहीं कोई छोटी सी भी कोताही मुश्किल पैदा कर सकती है। निश्चित रूप से शरद जी, छोटी सी भी लापरवाही मुश्किलें पैदा कर सकती, कोताही मुश्किलें पैदा कर सकती है। हम इस बात से अनभिज्ञ नहीं है और निश्चित रूप से हम इतने सावधान हैं कि हमारी एक छोटी सी गलती हम लोगों को बहुत परेशानी में डाल सकती है। इसलिए हम सावधान होकर सरकार चला रहे हैं और जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के प्रयास भी कर रहे हैं और वही योजनाएं बना रहे हैं जिससे सीधा जनता को फायदा हो। और आप देखिए, लगातार 5-6 महीने की सरकार में जिस प्रकार से हमने जो वादे किए थे, जिन वादों को लेकर मोदी जी की गारंटी के ऊपर हम चुनाव जीते थे, लगभग वे जो बड़े वादे थे वो हमने पूरे किए। हमने 13,000 करोड़ रुपए किसानों की जेब में डाले। हमने मातारी वंदन योजना की 4-5 किस्तें देने में सफल हुए और लगातार दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। और ये हमारी जो योजना, चाहे हम प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता का 5500 रुपये रेट देने की बात थी, वो हम दे रहे हैं। गरीबों को इलाज की व्यवस्था हम कर रहे हैं, अस्पतालों की व्यवस्था सुधार रहे हैं, शिक्षा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो लगातार आप देखिएगा जो परिणाम चलिए, वक्त कम है मेरे पास। जो स्थिति वर्तमान में कांग्रेस की है वो भी नहीं बचा पाएंगे अपने आप को। लोकसभा के परिणाम हमने देखे, 11 में से 10 सीटें हम जीते। ठाकुर साहब, कांग्रेस पार्टी अब अपने लड़ाई झगड़ों में ही व्यस्त रहेगी। ठाकुर साहब, अब आखिरी करीब 40-45 सेकंड है मेरे पास। जी देखिए, निश्चित तौर पर शरद जी, भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की जनता से जितने भी वादे किए थे उस वादे को पूरा करने में असफल अब तक साबित हो गई है। रोजगार के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे कानून व्यवस्था के मामले में हो, पूरी तरीके से नाकाम हो गई। बिजली के बिल इतना ज्यादा बढ़ चुका हो गया है। बिजली के सुन लीजिए, ये देखो, ये तो कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं, बोलने दे रहे हैं। ये भी तो कानून व्यवस्था के दायरे में आता है। सुन लीजिए सुंदरानी साहब, सुना है, ये बड़ा बिजली के दाम बढ़ चुके हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। बताया ना, इंसानों पे तो चाकू चल रहे हैं, गौ माता पर भी चाकू हो रहे हैं। तो वे पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है और इनके जाना लगभग तय हो गया। मत कहा ना, अभी अगर चुनाव हो जाएंगे तो शायद जी स्वयं की जमानत नहीं बचा पाएंगे। इनको अहंकार नहीं करना चाहिए। इनको मोदी जी की गारंटी को कम से कम फजीहत तो ना करे। भले नरेंद्र मोदी अपनी गारंटी को पूर्ण करे, असफल रहे, कम से कम शायद जी तो उनकी लाज रख लेते। कम से कम किसानों को जो समय में खाद बीज मिल जाता, युवाओं को रोजगार मिल जाता, महंगाई कम हो जाता, हमारे जो 100% महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलता है, मातारी वंदन योजना का। लेकिन हर जगह इनको तो सिर्फ पोस्टर बनाना है, लाभ जनता को नहीं हुआ। यही इनकी नाकामी का सबसे बड़ा कारण रहेगा। चलिए, तो इसी बिंदु पर इस डिबेट को हम विराम देते हैं। लेकिन युद्ध, लड़ाई, चुनाव अपनी स्ट्रेंथ पर जीते जाते हैं और सामने वाले की जो कमजोरियां रहती हैं उस पर आप डिपेंड करते हैं, लेकिन इस सीमा तक नहीं कि आप ये मान ही लेते हैं कि इनकी कमजोरियां हमें फ़ायदा पहुंचाएंगी। बीजेपी मानती है कि कांग्रेस में ढेरों कमजोरियां हैं, लेकिन वो अंत में अपने शरीर का, यानी अपने संगठन का निरीक्षण करती है और फिर ये तय करती है कि नहीं, हमें कोई कोताही नहीं बरतनी है, हमें हर बूथ पर सतर्क प्रहरी की तरह रहना है। कांग्रेस को ये सबक अपने मजबूत प्रतिद्वंदी से ज़रूर सीखना चाहिए कि आप यही मत मानिए कि यहाँ नाराज़गी है, वहाँ नाराज़गी है, इसका फ़ायदा हमें मिलेगा ही अगर हैं कमज़ोरियाँ। लेकिन असली ताकत है संगठन, जिसको बीजेपी ने बड़े जतन से संवारा है, लेकिन कांग्रेस ने संवारने से ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा कहने में मुझे संकोच नहीं, बिगाड़ा है। लेकिन समझदारी वक्त के साथ आती है और कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है, तो मैं ये धृष्टता नहीं करूँगा कि वो समझदारी की तरफ बढ़ रही है। वो समझदार है
और बेहतर अपने भविष्य के बारे में हमसे ज़्यादा बेहतर सोच सकती है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस डिबेट को संजीदगी से आगे ले जाने के लिए। और इससे पहले कि मैं इस बातचीत को यहीं विराम दूं, आपको ये बता दूं, आगे देखिए गौतम गंभीर को इंडियन क्रिकेट टीम में मिली है कौन सी बड़ी जिम्मेदारी, और मॉस्को में किस सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। हमारे एनर्जेटिक एंकर्स के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन। नमस्कार।